सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्यों बनना चाहते हो, आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो उनका एक ही उत्तर था कि मुझे परमवीर चक्र विजेता बनना है, मुझे परमवीर चक्र लेना है। आप देखिए, एक 12वीं पास करके कोई बच्चा सेना में भर्ती होने के लिए जाता है, और सेना में भर्ती होने के लिए कैरियर के लिए नहीं जाता कि मुझे सैलरी मिलेगी। बाकी लोगों ने तो उत्तर दिया कि हमें सेना अध्यक्ष बनना है, हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है, हमें तो ब्रिगेडियर बनना है, हमें तो जनरल बनना है, हमें तो सेना के बाद चुनाव लड़ना है। लेकिन कैप्टन मनोज पांडे का टारगेट फिक्स था। क्या टारगेट था? कि मुझे परमवीर चक्र विजेता बनना है। मतलब आप देखिए, ऐसी स्थिति में जहां पर कई टुकड़ियां भेजी गई, ये जो आपने टाइगर हिल देखी, आपने दूसरी चीजें देखी, देखिए बंकर की स्थिति क्या होती है, किस प्रकार से बर्फ के अंदर से युद्ध लड़ना पड़ता है। ये आप देख पा रहे हैं टाइगर हिल और .4875, ये .4875 वही है जिसके ऊपर कैप्टन विक्रम बत्रा ने जहां पर विजय प्राप्त की थी, जिस पॉइंट को उन्होंने जीता था। ये आपने, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है, ये राइनोटोप बोलते हैं, इसको बोलते हैं टू पिंपल। ये टाइगर हिल है, और इसके आगे की ओर आते हैं, मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा, ये आगे की ओर आते हैं तो आगे की ओर तोलोलिंग है, और उसके आगे आते हैं तो तोलोलिंग के पास फिर और 2-4 जो मेन पॉइंट है वो है जहां पर भयंकर युद्ध हुआ था। .5140 भी वही तोलोलिंग के पीछे है, जहां पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी शहादत दी थी। ये मस्को वैली है, जहां पर जो एक मेन एरिया रहा जहां पर युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध का घटनाक्रम है कि 4 मई से शुरू हुआ था, और 26 जुलाई को यह डिक्लेयर कर दिया गया था, पूरा सर्च ऑपरेशन चलाकर, सारी जगह देखकर, कि अब यहां पर कोई भी घुसपैठिया नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पाकिस्तानी सैनिक नहीं है। या आप इसमें देख पा रहे हैं टाइगर हिल, तोलोलिंग और द्रास, कक्सार और कारगिल, और फिर ये बटालिक सेक्टर। इन 4 सेक्टर के अंदर ये लड़ाई चली थी। यहां की जितनी चोटियां हैं उनके ऊपर घुसपैठ करके दुश्मन और पाकिस्तानी घुसपैठिए, पाकिस्तानी सेना के लोग आकर बैठ गए थे। हम आगे चर्चा करेंगे, तो मैं आपके सामने ब्रीफ ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम जब आगे चर्चा करेंगे तो आपको इनके बारे में जानकारी मिलेगी, तो इनके बारे में आपको पता लगेगा, समझने में आपको आसानी रहेगी। मैं जम्मू कश्मीर के हमारे राज्य के हमारे प्रभारी भाई बंसीलाल जी और दूसरे हमारे जम्मू के जिला प्रभारी भाई आदित्य जी के साथ मेरा वहां पर डिटेल में जाना हुआ है। लेह लद्दाख गए हैं। लेह लद्दाख में पतंजलि योग समिति के योग शिक्षक और योग योद्धा वहां पर भी अपनी सेवा करने का काम करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने लेह लद्दाख के अंदर जाकर भी योग सिखाया है। लेह से ऊपर और जाते हैं तो दुनिया की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, जिसको खारदुंगला टॉप बोलते हैं। उसकी ऊंचाई लगभग 18,500 फीट है। उस 18,500 फीट की ऊंचाई के ऊपर पूज्य स्वामी जी महाराज ने योगासन किया था। आपने एक फोटो सोशल मीडिया में देखी होगी, जिसमें पूज्य स्वामी जी महाराज बर्फ में केवल लंगोट पहनकर शीर्षासन कर रहे हैं। वो फोटो वहीं खारदुंगला टॉप की है। तो ये मैं आपको ब्रीफ इसलिए कर रहा हूं कि आपको मैं केवल कारगिल के बारे में नहीं बता रहा, मैं चाहता हूं कि आपको मैं इतना बता पाऊं कि आप दूसरे व्यक्तियों को इसकी जानकारी दे सकें, दूसरे व्यक्तियों को आपको ये स्टोरी सुनानी हो तो आप अपने बच्चों को ये कहानी सुना सकें। आपको जरूरत पड़े तो आप अपनी भाषा में, आपको किसी नजदीक के विद्यालय में बुलाया जा सके तो आप कारगिल के युद्ध के ऊपर कम से कम 1 घंटे का भाषण दे सकें। 1 घंटे के भाषण में आप अगर 500 बच्चों को ये कैप्टन मनोज पांडे की, संजय सिंह की, योगेंद्र सिंह यादव की, कैप्टन विक्रम बत्रा की आप कहानी सुनाएं तो उनमें से कुछ बच्चों के मन में एक कैरियर बन जाए कि मुझे बनना है तो केवल सैनिक बनना है, केवल सेना में मुझे जाना है। अभी वहां पर वार मेमोरियल बना हुआ है। ये जो वार मेमोरियल है, इसके पीछे जो आप देख रहे हैं ये तोलोलिंग है, ये तोलोलिंग है। और ये तोलोलिंग के पीछे दूसरी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने जिसको फतेह किया था। ये वार मेमोरियल अभी वहां पर बनाया हुआ है। ये सामने जो आप फोटो देख रहे हैं ये योगेंद्र सिंह यादव की है। योगेंद्र सिंह यादव अपने परमवीर चक्र के अवार्ड के साथ, उसके प्रशस्ति पत्र के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। इन वीरों को, इन महापुरुषों को, इनके दर्शन करना भी जीवित एक तरीके से किसी तीर्थ के दर्शन करने जैसा है। ये टाइगर हिल की एक बहुत हिस्टोरिक फोटो है जो आपने न्यूज़पेपर में खूब देखी होगी, आपने मीडिया में खूब देखी होगी। जब हमारे जवानों ने टाइगर हिल को जीता था तो टाइगर हिल के ऊपर जब झंडा फहराया था तो उस समय की ये फोटो है। ये हमारे चारों उन
परमवीर चक्र विजेताओं की फोटो है। सबसे पहले कैप्टन विक्रम बत्रा, उसके बाद योगेंद्र सिंह यादव, संजय सिंह, योगेंद्र सिंह यादव, मनोज पांडे, इनकी आप फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। ये सामने के फोटो में और तीनों, योगेंद्र यादव, कैप्टन मनोज पांडे और राइफलमैन संजय सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं। विजेंद्र थापर की बात करते हैं। छोटा सा एक बच्चा जब ये अपनी शहादत देता है, जब ये देखता है कि इनके जो इंचार्ज हैं, इनके जो सीईओ हैं पद्म आचार्य जी, उनको गोली लगती है तो ये एकदम दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ते हैं। और दुश्मनों के ऊपर टूटते हुए नारा क्या लगाते हैं, उनकी जो बटालियन है, उनकी जो गोरखा बटालियन है, उसके अंदर वो दुर्गा माता की जय का नारा लगाते हैं। और दुर्गा माता की जय का नारा लगाते लगाते विजेंद्र थापर अपने आर्मी के जवान की मौत का बदला लेते हैं, बंकर ध्वस्त करते हैं। कई गोलियां लगती हैं, गोलियां लगने के बाद भी हैंड ग्रेनेड से बंकर उड़ा देते हैं। और उड़ाने के बाद छोटी सी उम्र का वो बच्चा, जिसकी आयु अभी कोई 19-20 साल की है, उस 19-20 साल की आयु में अपनी शहादत देकर वो अपने माता पिता को चिट्ठी लिखता है। और चिट्ठी में क्या लिखता है कि वो चिट्ठी में ये लिखता है कि जब तक आपको ये चिट्ठी मिलेगी, जब तक आपको ये पत्र मिलेगा, मैं आसमान में जा चुका हूंगा। उस समय जब युद्ध के ऊपर आर्मी कोई जाती है, तो जैसे अब टाइगर हिल को कैप्चर करना है, तो टाइगर हिल के लिए कैप्चर करने के लिए जाना है, तो हमारे जो जवानों की टुकड़ी जाएगी, उस टुकड़ी को अंतिम यात्रा पर भेजने से पहले मौका दिया जाता है कि अब आपको कोई चिट्ठी लिखनी है तो चिट्ठी लिख के अपने सीईओ साहब को दे दीजिए। वो चिट्ठी आपके घर वालों को मिल जाएगी। सैटेलाइट फोन से जिनसे बातचीत हो सकती है उनसे बातचीत करवाई जाती है। अब ये 1999 का समय क्या है, मोबाइल फोन नहीं है, सबके घरों में भी फोन नहीं है। तो उस समय सबको मौका दिया जाता है कि आप चिट्ठी लिखना चाहते हैं तो चिट्ठी लिख लीजिए। आपके घर में यदि फोन की व्यवस्था है तो सैटेलाइट फोन से बात कर लीजिए। तो विजेंद्र थापर की अपने घर में बात भी नहीं होती है, तो वो चिट्ठी लिख के देते हैं। जब वो चिट्ठी लिख के देते हैं तो वो यही कहते हैं कि जब तक आपको ये चिट्ठी मिलेगी मैं आसमान में जा चुका हूंगा। और उसके बाद जो वो अगली बात लिखते हैं, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि मैं दोबारा जन्म लूंगा और दोबारा जन्म लेकर दोबारा मैं आर्मी को ज्वाइन करूंगा। अभी जितनी भी हमारी आर्मी है ना, चाहे वो राजपूत राइफल हो, चाहे वो गोरखा रेजिमेंट हो, चाहे वो ग्रेनेडियर हो, वो जितने भी ये राइफल और जितनी भी ये चीजें हैं, इनमें आप देखेंगे तो इनमें जो नारे हैं, जो जय घोष हैं, रामचंद्र जी की जय, जय महाकाली आयो गोरखाली, दुर्गा माता की जय, इन उद्घोषों के साथ हमारे सैनिक अपने प्राण देते हैं। राइफलमैन संजय कुमार जो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, इनकी ड्यूटी लगाई गई मस्को वैली में। ये देखिए यहां पर आप देखेंगे तो ये बटालिक सेक्टर है। आप कर्जर को देख पा रहे हो तो ये बटालिक सेक्टर है। आप ये कारगिल सेक्टर है, ये कारगिल का सेक्टर है, ये द्रास का सेक्टर है, ये द्रास का सेक्टर है। और द्रास के सेक्टर के बाद आप जब इधर देखेंगे, देखिए टाइगर हिल है। अब टाइगर हिल के साथ आप जब इधर देखेंगे, टाइगर हिल के पास में यहां पर ये मस्को वैली का इलाका है। इन सारे इलाकों के ऊपर हैवी शेलिंग हुई थी, इन सारे इलाकों के ऊपर युद्ध हुआ था। आप अब इस टाइगर हिल को देखेंगे तो देखिए, मैं इसको व्यू को घुमा देता हूं। अब हम ये एक तरीके से हम यूं कहें पाकिस्तान की साइड से देख रहे हैं। तो ये देखिए द्रास है, द्रास के साथ साथ ये जो चोटी आपको दिखाई दे रही है, ये चोटी टाइगर हिल है। इस टाइगर हिल के ऊपर हमारे सैनिकों ने कहां से चढ़ाई की है, सामने से द्रास के इलाके से हमारे सैनिक आ रहे हैं। तो आप देखिए कोई छुपने की जगह नहीं है, एकदम प्लेन इलाका है। और यहां पर ये जो द्रास के साथ साथ आप ये जो यहां दिखाई दे रहा है, ये हाईवे है, हमारा हाईवे जाता है। अभी जो कारगिल का वार मेमोरियल बना हुआ है वो यहां पर बना हुआ है, ये कारगिल का वार मेमोरियल है। आप अगर कहीं नहीं गए हों, कभी छुट्टियां मनाने के लिए आपको जाना हो, तो यदि आपको उत्तर प्रदेश में जाना हो तो रानी झांसी के किले में जा सकते हैं। आपको यदि और दूर जाना हो तो आप विदेश की जगह अंडमान निकोबार में काले पानी की जेल देख सकते हैं। और आपको यदि कहीं हिल स्टेशन के ऊपर जाना है तो मैं नहीं कहूंगा कि आप किसी केवल टूरिस्ट हिल स्टेशन के ऊपर जाइए। आपको हिल स्टेशन पर जाना है तो आप लेह लद्दाख में जाइए, आपको धरती का स्वर्ग दिखाई देगा। और जब आप लेह लद्दाख श्रीनगर के रास्ते से होकर जाएंगे तो आपके बच्चों को देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता लगेगा कि देश के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं, देश के सामने रास्ते क्या क्या हैं। और जब आप लेह लद्दाख जाएं तो जीवन में एक बार संकल्प कीजिए कि आप कारगिल के वार मेमोरियल पर, जैसे गंगा का स्नान करने का आप संकल्प लेते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ 4 धाम करने का संकल्प लेते हैं, ऐसे ही एक संकल्प ले लीजिए कि हमें इन राष्ट्रीय तीर्थों का भी दर्शन करना है। तो ये टाइगर हिल है, आपको दिखाई दे रही है, कितनी शार्प चढ़ाई है, कितना मुश्किल है इसको कैप्चर करना। अब टाइगर हिल के साथ साथ
ये पॉइंट 4875 है। 4875 के साथ साथ ये जो जिनको टू पिंपल बोला जाता है वो टू पिंपल चोटियां हैं। अब इसके साथ साथ ये चोटी तोलोलिंग है। तोलोलिंग के साथ साथ ये सारी चोटियों को जीता गया है। इन सारी चोटियों में ये 4875 की चोटी है। ये वाली जो चोटी देखते हैं ये 4875 की चोटी है, ये वाली चोटी। इस सारे इलाके के ऊपर आप कल्पना कीजिए कि दुश्मन घुस आया था। देखिए यहां से लेके ये टाइगर हिल है, टाइगर हिल से लेके इन सारी चोटियों के ऊपर तोलोलिंग, तोलोलिंग के साथ साथ पीछे 4875, फिर काकसार, खारबुक, कक्सार और ये कारगिल, और कारगिल के ऊपर आगे बटालिक तक, ये सारे हिस्से के ऊपर पाकिस्तानी सैनिकों ने आकर कब्जा कर लिया था। अब इनकी पोजीशन बहुत मजबूत है। हमारे सैनिकों को यहां से ऊपर चढ़ना है। ऊपर चढ़ते हैं तो उनके लिए सीधे वो फायरिंग की रेंज में है। यहां पर आप देखेंगे तो ग्रास के पास ये मस्को वैली का इलाका है, ये मस्को वैली है। इस मस्को वैली के पीछे आप देखिए ये जितनी पहाड़ियां हैं इसके ऊपर भी दुश्मन आया हुआ था। इस मस्को वैली में आप देख पाएंगे ये इनके ऊपर दुश्मन आया हुआ, इन पहाड़ियों के ऊपर दुश्मन का कब्जा था। मस्को वैली को कैप्चर करने के लिए जब राइफलमैन संजय कुमार की स्टोरी में सुना रहा हूं तो ये जो मस्को वैली है, इस मस्को वैली में जो फ्लैट टॉप है, इस मस्को वैली में इसको कैप्चर करने के लिए राइफलमैन संजय कुमार को लगाया गया, जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने इस मस्को वैली में यहां पर असाधारण बहादुरी दिखाई। 2 गोलियां इनके घुटने पर लगी, 2 गोलियां इनको साइड में लगी, और साइड में और घुटने के ऊपर गोली लगने के बाद इन्होंने अपने एक कपड़े से अपने हाथ पर पहनकर दुश्मन के बंकर में जाकर, दुश्मन की एक ऐसी मशीन गन थी जो सबको निशाना बना रही थी, उस मशीन गन को पकड़ा, दुश्मन को साथ में खींचा और खींचकर उस बंकर को नष्ट किया, अपने सारे साथियों की जान बचाई और उस महत्वपूर्ण पॉइंट को, मस्को वैली को कैप्चर करने में अपना बड़ा योगदान दिया। राइफलमैन संजय सिंह को हम नमन करते हैं। और राइफलमैन संजय सिंह का कितना बड़ा योगदान है आप कल्पना करके देखिए कि 2-2 गोलियां लग चुकी हैं, गोलियां लगने के बाद भी रुके नहीं हैं, झुके नहीं हैं। इनको पता है कि नीचे से हमें कोई मदद मिल नहीं सकती है और हमें विजय प्राप्त करनी है। राइफलमैन संजय सिंह और कैप्टन विक्रम बत्रा एक ही यूनिट के थे। इन दोनों को एक साथ, एक यूनिट के 2 व्यक्तियों को एक ऑपरेशन में परमवीर चक्र मिला हो, यह भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो राइफलमैन संजय सिंह को मस्को वैली में यहां पर उन्होंने असाधारण वीरता दिखाई थी। ये जो मस्को वैली है, यहां पर ये मस्को वैली है, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए मैंने और थोड़ा सा एनलार्ज कर लिया। यहां से इन वैली की, इन पहाड़ियों के ऊपर उन्होंने बहुत असाधारण वीरता दिखाकर इसको कैप्चर किया था। इसके बाद अगली हम बात करते हैं राइफलमैन योगेंद्र सिंह यादव की। योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर के एक सैनिक थे। 19 वर्ष की आयु में इनको परमवीर चक्र मिला। 16 वर्ष, 16.25 वर्ष की आयु, जो छोटी सी आयु होती है, उसमें तो इन्होंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। इनके पिता भी सेना में थे, पिताजी सेना में थे, तो पिताजी से ये 1962 के युद्ध की, 1971 के युद्ध की कहानियां सुनते थे। और जब वो ये कहानियां सुनते थे तो उनके मन में एक संकल्प आ गया था कि मुझे तो केवल सैनिक बनना है। रहने वाले कहां के थे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है बुलंदशहर। बुलंदशहर जिले में भी एक छोटा सा गांव है औरंगाबाद अहीर के नाम से। उस औरंगाबाद अहीर नाम के गांव में रहने वाले, कोई बहुत बड़े ऊंचे सपने नहीं, बस बचपन में पिताजी से देश सेवा की कहानियां सुनी तो संकल्प बन गया कि मुझे देश की सेवा करनी है। और देखिए कितना बड़ा योगदान है, आप अंदाजा लगाइए। 1 मई को छुट्टी आते हैं 1999 में, 5 मई को शादी होती है, 20 मई तक, देखिए 4 मई को पता लगता है कि पाकिस्तानी घुसपैठ के आएंगे, 15 मई तक ये क्लियर होता है कि अब युद्ध लड़ना पड़ेगा। सौरभ कालिया को पाकिस्तानी सैनिकों ने बहुत क्रूर तरीके से उनकी पार्थिव देह के साथ उन्होंने बहुत क्रूर तरीका अपनाया, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनका सिर काट दिया। और ये करने के बाद जब ये डिक्लेयर हो गया कि अब युद्ध होगा तो इनके पास सूचना जाती है कि वापस आ जाइए। तो ये 20 जून को वापस आ जाते हैं। योगेंद्र सिंह यादव की यूनिट को टास्क दी जाती है, पहले खालूबार को कैप्चर करने में लगाया जाता है और खालूबार के बाद हमारे योगेंद्र सिंह यादव जी की ड्यूटी लगाई जाती है। इसके साथ साथ दूसरे हमारे सैनिकों की ड्यूटी भी इसके ऊपर लगाई जाती है। तो इसके ऊपर ड्यूटी लगाई जाती है। ड्यूटी में ये चढ़ते हैं, लगातार चलते हैं। इनका 30 सैनिकों का दस्ता चलता है, 2 ओर से चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब ये चढ़ाई करते हैं तो ये ऊपर चढ़ जाते हैं, टाइगर हिल के नीचे वाले बेस तक चढ़ जाते हैं। और इनके जब चढ़ते हैं तो रात के अंधेरे में इनको कुछ दिखाई नहीं देता। जब ये चलते हैं तो इनके बूटों की आवाज होती है, पत्थर कुछ हिलते हैं। तो उस समय सुबह के भोर के समय दुश्मन सो रहा होता है। जब वो देखते हैं कि ये आगे निकल चुके हैं तो दुश्मन की गोलियां चलती हैं और इनके सारे साथी मारे जाते हैं। इनके 6-7 साथी बचते हैं। वो 6-7 साथी कुछ आगे के बंकर को कैप्चर करते हैं। अभी भी ऊपर और दुश्मन बैठा हुआ है।
तो ये जो 6-7 साथी हैं, इनमें से और साथी मारे जाते हैं, केवल 2 बचते हैं। उसके बाद अंत में केवल योगेंद्र सिंह यादव बचते हैं। तो उसके बाद इनको लगभग 16 गोलियां लगती हैं, और 16 गोलियां लगने के बाद जब इनके और इनके साथियों के पास बहुत कम हथियार रह जाते हैं, गोलियां भी नहीं रहती, तो उसके बाद ये इंतजार करते हैं कि पाकिस्तानी लोग जब नीचे आएंगे, तो हम जब वो बहुत नजदीक आ जाएंगे तो कम गोलियों में ज्यादा लोगों को मारेंगे, दुश्मनों को मारेंगे। तो ये इंतजार करते हैं जब पाकिस्तानी नजदीक आते हैं, तो 7 पाकिस्तानी सैनिक जब उतर कर आते हैं तो ये गोलियां चला देते हैं। उसमें से 5-6 मारे जाते हैं। एक व्यक्ति वापस चला जाता है और ऊपर जाकर बता देता है कि नीचे भारतीय आर्मी के जवान हैं। ऊपर से और ज्यादा जवान आते हैं। अब उस समय कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का एक हाथ टूट चुका होता है, हाथ के अंदर कई गोलियां लगी, 16 गोलियां लग चुकी होती हैं। आप कल्पना कीजिए, 16 गोलियां लग चुकी होती हैं। पाकिस्तानी आते हैं, देखते हैं योगेंद्र सिंह यादव पड़े हैं। अब वो सोच चुके हैं कि अब तो जान का मालिक भगवान ही है, अब तो बच नहीं सकते, अब तो मरना ही पड़ेगा। उन गिरे हुए सैनिकों के ऊपर भी पाकिस्तानी सैनिक गोली चलाते हैं और उनकी छाती के ऊपर गोली चलाते हैं। छाती के ऊपर गोली लगती है। अब योगेंद्र सिंह यादव का सौभाग्य देखिए, भारतीय सेना का सौभाग्य देखिए कि पर्स के ऊपर जो गोली लगती है, उनके ऊपर वाली जेब में जो पर्स होता है, उस पर्स में कुछ धातु के सिक्के होते हैं, गिलट के सिक्के होते हैं। वो गोली उन सिक्कों को टकराती है और योगेंद्र सिंह यादव की 17 गोली लगने के बाद भी जान बच जाती है। जब सैनिक मुड़ के जाते हैं तो योगेंद्र सिंह यादव अपने एक हाथ से ग्रेनेड फेंकते हैं, दुश्मन की मशीन गन लेकर दुश्मनों को मारते हैं। टाइगर हिल के ऊपर कब्जा करके, तब तक नीचे और पाकिस्तानी दुश्मनों को पता लग जाता है कि टाइगर हिल के ऊपर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया है, तो नीचे से उनके सैनिक आना शुरू हो जाते हैं। तो योगेंद्र सिंह यादव तेजी के साथ सोचते हैं कि नीचे कंपनी कमांडर को सूचना देनी है, भारतीय सेना को सूचना देनी है, नहीं तो हम ये कब्जा बना नहीं पाएंगे। अब वो उतर नहीं सकते, गोलियां लगी हैं। कितनी गोलियां लगी हैं? 17 गोलियां लगी हैं। चल नहीं सकते, लेकिन उसके बाद वो अपने शरीर को, अपने हाथ को, जो हाथ उठता नहीं है, उस हाथ को हैंडल भी नहीं कर सकते, तो उस हाथ को पीछे ले जाकर अपनी बेल्ट के साथ बांध लेते हैं और बेल्ट के साथ बांधकर अपने आप को एक नाले के अंदर लुढ़का देते हैं। 400 मीटर तक नीचे बहते रहते हैं। नीचे जो भारतीय सेना के जवान हैं वो उनको देखते हैं, उनको नाले से निकाला जाता है। लहूलुहान रहते हैं। 72 घंटे में योगेंद्र सिंह यादव बताते हैं कि मैंने बिस्किट का केवल आधा पैकेट खाया था। वो जब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होते तो उनके सीईओ से उनकी बात करवाई जाती है। वो अपने सीईओ की आवाज को पहचानते हैं, उनको ग्लूकोज पिलाया जाता है वो, और उसके बाद फिर वो पूरी स्थिति को बताते हैं। योगेंद्र सिंह यादव यदि उस चोटी के ऊपर से बचकर नहीं आते तो टाइगर हिल के ऊपर जो कैप्चर करने का काम था वो कैप्चर करने का काम नहीं हो पाता। तो ये टाइगर हिल के विजिट करते हुए, और जब टाइगर हिल के ऊपर कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी, देखिए रैंक क्या है मैं इसमें भूल कर सकता हूं क्योंकि मैं एक सिविलियन हूं, मुझे रैंक के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिसको परमवीर चक्र मिल गया उसका सम्मान देश के किसी भी बड़े सम्मान से भी ज्यादा बड़ा सम्मान है। तो योगेंद्र सिंह यादव जी के सीईओ पहले जब वो चढ़ाई करते हैं तो उनसे कहते हैं, जब कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो ऊपर से ब्रिगेडियर और आर्मी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उनसे कहते हैं कि वापस बुला लीजिए यूनिट को, टाइगर हिल के ऊपर कैप्चर करना अभी आसान नहीं है, इसको हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा है, कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो रही है और हम ज्यादा सैनिकों को मरवा नहीं सकते, सैनिकों की शहादत नहीं करवा सकते। अब सीईओ साहब कह देते हैं कि ऊपर हमारे साथियों की लाशें पड़ी हैं, जब तक हम उनकी डेड बॉडीज को वापस नहीं ले पाएंगे तब तक हम पीछे नहीं उड़ेंगे। और योगेंद्र सिंह यादव को भी कहा जाता है, उनके साथियों को कहा जाता है कि आप लोग पीछे लौट जाइए, लेकिन वो साफ साफ कहते हैं हमारा एक ही संकल्प है, या तो हम विजय प्राप्त करेंगे या वीरगति प्राप्त करेंगे, लेकिन वापस नहीं लौटेंगे। अपने सीईओ को मना कर देते हैं, सीईओ ऊपर ब्रिगेडियर को, आर्मी के और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको मना कर देते हैं कि हम वापस नहीं आएंगे। रस्सियों के सहारे टाइगर हिल के ऊपर, देखिए यहां जब टुकड़ी चढ़ती है तो सामने से तो वो सीधे सीधे फायरिंग रेंज में, रात के समय जब वो चढ़ते हैं तो रात के समय जब वो चलते हैं तो चांद जब बादलों के बीच में छिपता है तो 2-2 4-4 कदम बढ़ाते हैं, फिर छुप जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तानी सैनिक जब वो फ्लेयर्स जलाते हैं, इल्यूमिनेटिंग राउंड जलाते हैं जिससे रोशनी होती है, फुलझड़ी जलाते हैं, फुलझड़ी टाइप के जो उनके आर्मी के जो वेपन होते हैं वो जलाते हैं जिससे रोशनी होती है, तो वो 3 साइड से चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक साइड से रस्सियां बांधकर वो ऊपर चढ़ते हैं, रस्सियां बांधकर ऊपर चढ़ते हैं रस्सियों के सहारे, और ऊपर चढ़कर वो टाइगर हिल को कैप्चर करते हैं। मैंने आपको बताया है कि अभी 16 साल की उम्र में आर्मी में शामिल हो गए, और योगेंद्र सिंह यादव वो मैं यूं कहूं कि एक जीवित शहीद हैं
जिनको 19 साल की छोटी सी उम्र में परमवीर चक्र मिला और अभी जीवित हैं। ऐसे लोगों का पूरा सम्मान होना चाहिए। तो ये योगेंद्र सिंह यादव की हमने बात की। अब हम कैप्टन मनोज पांडे की बात करते हैं। कैप्टन मनोज पांडे जी का जन्म सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। सीतापुर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। 4 जुलाई 1999 में उन्होंने शहादत दी थी। उनकी शहादत कहां पर हुई थी? उनकी शहादत हुई थी बटालिक सेक्टर में। ये देखिए कारगिल के ऊपर और जब हम आते हैं, ये कोक्सर का क्षेत्र है, कक्सर के और ऊपर जाते हैं, ये जुमकोर का क्षेत्र है, ये बटालिक का क्षेत्र है। यहां पर भी दुश्मन आया हुआ था। ये देखिए यहाँ की ये जो चोटियां है ना, इनके ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो बर्फ में ढकी हुई चोटियों के ऊपर भी आपको बंकर दिखाई देंगे। इन चोटियों के ऊपर भी बंकर बने हुए हैं। अभी पहले तो गर्मियों में सर्दियों में वापस आ जाती थी, अभी तो सर्दियों के अंदर भी हमारी आर्मी वहां पर रहती है। ये जितनी भी चोटियां हैं ना, इन चोटियों को आप, जो भारतीय इलाके की चोटियां हैं, इनको जब आप एनलार्ज करके देखेंगे, पाकिस्तान को इसकी जानकारी है, ये तो गूगल के ऊपर उपलब्ध है, तो यहां पर आपको बंकर दिखाई देंगे। इनके ऊपर जब कोई जवान चढ़ता है तो चढ़ने में 8 दिन 10 दिन का लगते हैं। ये मैप के ऊपर बड़ा थोड़ा इलाका लगता है। ये वार मेमोरियल में मेरा जाना हुआ, जब हम कारगिल वार मेमोरियल में जाते हैं तो वार मेमोरियल से यदि यहां से चल के आपको यहां इस पहाड़ी के तोलोलिंग के बेस तक यदि पहुंचना पड़े ना, तो कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। और सामान्य व्यक्ति जो गया है वो तो इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की सोच भी नहीं सकता, पैदल भी नहीं चढ़ सकता, सामान के साथ चढ़ना तो बहुत बड़ी बात है। तो इस बटालिक सेक्टर में कैप्टन मनोज पांडे ने अपनी शहादत दी। कैप्टन मनोज पांडे एक बात कहते थे, वो कहते थे कि अगर देश की सेवा करने के रास्ते में अगर मौत भी आ गई तो मैं मौत को मार दूंगा। मैंने आपको बताई कि बहुत गरीब परिवार में, सामान्य परिवार में जन्म हुआ। पिताजी एक छोटी सी पान की दुकान चलाते हैं, और पान की दुकान चलाते हुए कैप्टन मनोज पांडे बचपन से कितने होनहार हैं, कितने जिम्मेदार हैं। उनकी माताजी बताती है, उनकी माताजी कहती है कि एक बार बचपन में हमने कैप्टन मनोज पांडे से कहा कि आप मेले में गए हो, कुछ खरीद लो, तो उन्होंने 2-3 रुपए की केवल एक बांसुरी खरीदी, और उस बांसुरी से ही वो खेलते रहते थे, उसी को बजाते रहते थे। इतने रिस्पॉन्सिबल थे कि घर वाले कभी स्कूल में जाने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए रिक्शा के पैसे देते थे तो रिक्शा से नहीं जाते थे, पैदल चले जाते थे। अपने भाई बहन को कहते थे कि माता पिता बहुत जिम्मेदारी के साथ हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई करनी है। कितने जिम्मेदार थे, कितने इमोशनल थे, कितने जोड़ कर रखते थे। आप अंदाजा लगा लीजिए कि खेल के अंदर भी आगे थे, पढ़ाई के अंदर भी फर्स्ट आते थे। उनकी जब वो एनसीसी में थे, कॉलेज में थे, तो जब कोई फौजी आता था तो उसके आगे पीछे घूमते रहते थे, आगे पीछे आते जाते रहते थे। जब उनको एनडीए में जब उनको लिया गया और इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा ताकि आपको याद हो जाए, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे आर्मी चीफ बनना है, मुझे ब्रिगेडियर बनना है, मुझे कोई चुनाव लड़ना है, मुझे कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है। उनका एक ही सपना था कि मुझे परमवीर चक्र जीतना है। और ये जो कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव है ना, ये कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को पहले जब कारगिल में भेजा गया तो शुरू में इनकी ड्यूटी मोर्चे के ऊपर लड़ने के लिए नहीं लगाई। इनकी ड्यूटी लगाई गई कि मोर्चे के ऊपर जो दूसरे लोग लड़ रहे हैं, इन तक आपको एम्यूनेशन पहुंचाना है। और जब ये एम्यूनेशन पहुंचाते थे तो इनके मन में क्या सपना था कि मुझे आगे बढ़कर लड़ने का मौका मिलना चाहिए, मैं ये एम्यूनेशन, यहां भी सेवा करनी है, ये भी बड़ा काम है, लेकिन मैं आगे लीड करके दुश्मन को मारना चाहता हूं। फिर इनके मेंटल स्ट्रेंथ को देखकर, इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को लेकर एक घातक टुकड़ी बनाई गई। और फिर योगेंद्र सिंह यादव की ड्यूटी लगाई गई कि आप आगे गाइडिंग, जो आगे जवान चलते हैं सबसे आगे, उन जवानों के रूप में उनका चयन किया गया। तो उनको बहुत बड़ी खुशी हुई। सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगा कि सामान्य व्यक्ति, सरकारी नौकरी जब मिल जाती है तो सरकारी नौकरी में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको यह लगता है कि सरकारी नौकरी में हमें ड्यूटी क्यों जाना पड़ता है, हमें काम क्यों करना पड़ता है। गोली खाने की तो बात छोड़ दीजिए, वो हंसते हंसते गोली खाने के लिए आगे चल रहे हैं। अब मनोज पांडे भी ऐसे ही हैं। जब मनोज पांडे जी को ट्रेनिंग के बाद जब लगाया गया तो सियाचिन में इनकी ड्यूटी लगनी थी। तो सियाचिन में ड्यूटी लगनी थी तो अपने सीओ को चिट्ठी लिखते हैं। देखिए, सियाचिन में 2 चौकियां ऐसी हैं जो बहुत खतरनाक हैं। एक कैप्टन बाना सिंह चौकी, हम किसी दिन उसकी बात करेंगे, दूसरी पहलवान चौकी। तो इन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी यदि जम्मू कश्मीर में कहीं लगानी है तो सियाचिन में लगाइए, जहां पर -50 डिग्री टेम्परेचर होता है, जहां पर यदि पानी को फेंक दे तो पानी फेंकते ही जम जाता है, वहां पर मेरी ड्यूटी लगाई जाए। तो पहलवान चौकी के ऊपर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। उसके बाद जब ये बटालिक सेक्टर में युद्ध करते हैं तो युद्ध करते करते वो
दुश्मनों के कई बंकरों को नष्ट करते हैं, दुश्मनों को मारते हैं, अपनी टुकड़ी के साथ एक मुश्किल काम वो करके दिखाते हैं और मुश्किल काम करते हुए हंसते हंसते अपने प्राणों को कुर्बान करते हैं। उनकी लीडरशिप की क्वालिटी कैसी थी, बस एक घटना मैं बताऊंगा, उसके बाद आज की वाणी को मैं विराम दूंगा। आज का हम ये राष्ट्र गौरव का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। अभी देखिए उनकी माता, अब माँ तो गांव की अनपढ़ माता है, उनकी माँ कहती है कि बेटा तुम तो फौज में अफसर हो, मतलब कमीशन अधिकारी थे वो, तो वो कैप्टन थे, तो उनके जवान उनकी यूनिट में थे, तो कैप्टन तो आदेश दे सकता है ना किसको आगे जाना पड़ेगा किसको पीछे जाना पड़ेगा। तो उनकी माँ को भी पता है कि बेटा मेरा अफसर है, तो वो अपनी बेटे मनोज पांडे से कहते हैं कि बेटा जब कभी युद्ध हो जाए तो आगे तुम मत जाना, तुम अपने सैनिकों को भेज देना। अब कैप्टन मनोज पांडे क्या कहते हैं, अपनी माँ से पूछते हैं, वो कहते हैं माँ यदि युद्ध में आपको और मुझे जाना पड़े तो युद्ध में आगे आप जाओगी या मुझे भेजोगी। तो माँ कहती है कि बेटा मैं तुझे कैसे भेजूंगी, युद्ध में जाना पड़े तो मैं जाऊंगी। अब कैप्टन मनोज पांडे कहते हैं कि जितने मेरी यूनिट के बच्चे हैं, जवान हैं, वो मेरे बच्चों की तरह हैं। आप बताओ माँ, जब आप मुझे आगे नहीं भेज सकती तो मैं अपने जवानों को कैसे आगे भेज सकता हूं। तो ऐसी लीडरशिप, ऐसा प्यार कैप्टन मनोज पांडे के मन में था। तो कैप्टन मनोज पांडे को हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनको हम नमन करते हैं। और जब उनको पहली जीत मिली तो पहली जीत के बाद उनके कुछ साथी शहीद हो गए, उन कुछ साथियों का बलिदान हो गया। तो बलिदान होने के बाद उनके मन में जीत की खुशी नहीं थी, उनके मन में यह पेन था कि मेरे कुछ साथी रह कैसे गए। और जब उन्होंने चढ़ाई शुरू की ना, तो अपने साथियों से कहा कि हम चढ़ तो रहे हैं, हम सब वापिस आएंगे, हम चाहे जिंदा वापिस आए या वीरगति को प्राप्त करके वापिस आए, लेकिन हम वापिस जरूर आएंगे। तो ऐसे कैप्टन मनोज पांडे को, योगेंद्र सिंह यादव जी को, परमवीर चक्र विजेता राइफल मैन संजय सिंह को, कैप्टन विक्रम बत्रा को, अनुज नैयर जी को, विजयंत थापर जी को और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, तो ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे शहीद, ऐसी ऐसी हुतात्माएं हमारे देश में हुई हैं। हम राष्ट्र गौरव के इस कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से इस जून और जुलाई महीने में कारगिल विजय को मनाते हुए, उनको स्मरण करते हुए, उनके 21 वर्ष पूर्ण होने पर हम इन शहीदों को, इन वीरों को स्मरण करते हैं, इनको नमन करते हैं, इनको वंदन करते हैं। और आपको यदि ठीक लगे तो जो पतंजलि योगपीठ परिवार से जुड़े हुए हैं वो विद्यालयों में जाकर कारगिल युद्ध की ये कहानियां हमें घर घर में पहुंचानी है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे एक छोटे से गांव में किसान के घर पैदा होकर, पूज्य आचार्य श्री एक छोटे से किसान के परिवार में जन्म लेकर जब विश्व पटल के ऊपर भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहरा सकते हैं, तो हिंदुस्तान का एक एक बच्चा बड़ा काम कर सकता है। आवश्यकता केवल जगाने की है, केवल बताने की है। तो आप और हम जुड़े रहेंगे। ये सारा कंटेंट कॉपीराइट फ्री है, आप इनका अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए, अधिक से अधिक बताइए, अपनी भाषा में ट्रांसलेट कीजिए। और आपको ठीक लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करें तो कम से कम 2 बार 3 बार करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक, फेसबुक तक इसकी रीच पहुंचे। इसका लिंक आप व्हाट्सएप के ऊपर डाल सकते हैं। और राष्ट्र गौरव का यह कार्यक्रम इसी प्रकार बुधवार से लेकर रविवार तक आस्था के वैदिक चैनल के ऊपर प्रसारित होता है। आस्था की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप और हम ऐसे ही लगातार जुड़े रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।